हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम रैपिड रिवीजन की सीरीज़ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की लेकर आए हैं और आपको बहुत पसंद भी आ रही है। इसी सीक्वेंस में हमने पहला चैप्टर तो फिनिश कर दिया, पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज से हम नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप का। तो आइए हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्गठन होना, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होना। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिस वजह से हमें पार्टनरशिप के टर्म्स कंडीशन में और डीड में परिवर्तन करना पड़ जाए, तो फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है ऐसा माना जाता है। फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है ऐसा माना जाता है। कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो आइए देखते हैं। देखें क्या बोला, व्हाट डज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन? When there is a change in the relationship among the partners, जब पार्टनर्स की रिलेशनशिप में चेंज आ जाए। पहले 3 पार्टनर थे, एक नए को और एडमिट किया, तो अभी तक जो मुनाफा 3 में बटा करता था अब 4 में बटेगा, तो रिलेशनशिप में परिवर्तन आ गया। इट रिजल्ट्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिलेशनशिप में कई प्रकार से चेंज आ सकता है और इसी बात को हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। अ पार्टनरशिप इज सेड टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन देयर इज, एक पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूटेड तब माना जाता है जब या तो उनके पीएसआर रेशो में चेंज हो जाए। पहले पार्टनर 3:1 के रेशो में बांटा करते थे अपना मुनाफा, अब वो 1:1 के रेशो में बांटना चाहते हैं, या फिर कोई और रेशो था अब रेशो चेंज कर दिया है। तो चेंज इन पीएसआर होगा तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप माना जाएगा। कोई नया पार्टनर एडमिशन ले ले, सभी पार्टनर्स की रजामंदी से हमने किसी पार्टनर को फर्म में एडमिशन दे दिया, तो एडमिशन होने से हमारे को साझेदारी डीड में परिवर्तन करना पड़ जाएगा और इसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाएगा। उसके बाद कोई या तो फर्म से रिटायरमेंट ले ले या फिर किसी की फर्म क्या दुनिया से मुक्ति हो जाए, डेथ हो जाए। भैया कोई पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो भी वो हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन का कारण बनती है। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, एक कोई पार्टनर था वो उसके ड्यूज पे नहीं कर पाया, दिवालिया घोषित हो गया, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने के लायक नहीं रहा। और पार्टनरशिप क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब वो इंसॉल्वेंटी हो गया तो फिर हमें पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ जाएगा, उस पार्टनर को बाहर करना पड़ेगा, और इंसॉल्वेंसी की वजह से जो भी लॉस आया वो सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे। ठीक है। अ पार्टनरशिप गेट्स अमलगमेटेड विथ अनदर पार्टनरशिप, जब एक पार्टनरशिप किसी दूसरी पार्टनर की शिप के साथ अमलगमेट हो जाती है, समामेलित हो जाती है,
तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो ये कुछ कारण थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किन किन कारणों से पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है, तो ये कारण आपको लिख देने हैं। ठीक है, इंग्लिश के बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, ये हिंदी के बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बात समझ में आई? बढ़े आगे, चलिए। नेम द टू रेशो विच आर कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो दो रेशो पिक्चर में आएंगे, दो रेशो जनरेट होंगे। अब थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं हम, आओ ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से जो पार्टनर्स पहले शेयर हिस्सा पाया करते थे उस हिस्से से या तो कम या तो ज्यादा हिस्सा पीएसआर बदलने की वजह से पाने लगते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया, पुराने हिस्सेदार पुराने शेयर्स में बांटते थे तो वो हिस्सा नए से कंपैरिजन किया, तो पुरानों में कंपैरिजन करने के बाद पता लगता है कि जो पुराना कुछ लोग पहले पाया करते थे वो अब ज्यादा पा रहे हैं या कम पा रहे हैं। जो कम पा रहे हैं मतलब ये हुआ कि पहले ज्यादा पाते थे अब कम पा रहे हैं, मतलब उन्होंने ड्यू टू चेंज इन पीएसआर दे सेक्रीफाइस देयर शेयर। ओके, उन्होंने अपना शेयर छोड़ा, सेक्रीफाइस किया। वैसे ही पीएसआर चेंज होने की वजह से यदि किसी को फायदा हो जाए, पहले कम पाता था अब ज्यादा पाने लगे, तो यह बोला जाएगा कि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, गेनिंग रेशो निकलता है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो ऐसे पिक्चर में आते हैं, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के बारे में बातें करेंगे। चले बढ़े आगे, आओ। तो दो रेशो ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। आपसे पूछा गया है, देखो एग्जाम में 3 बार आया है बेटा, 2019, 2020, 2022 की एग्जाम में पूछा है। दो रेशो बताएं। हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये होता क्या है तो सुनो, इसका स्क्रीनशॉट लें सभी बच्चे। आइए, सेक्रीफाइसिंग रेशो, व्हेन अ पार्टनर सरेंडर्स, जब एक पार्टनर सरेंडर करता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में कोई एक पार्टनर अपना हिस्सा सरेंडर करता है, त्याग करता है, छोड़ता है, और पार्टनर्स ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस वजह से, पीएसआर चेंज होने की वजह से, देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर्ड इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो हिस्सा छोड़ा गया है उसे क्या कहेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बात समझ में आई? कैसे निकलता अभी पढ़ेंगे अपन आगे। गेनिंग रेशो, पीएसआर चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इफ देयर इज इंक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हो जाए, प्रॉफिट के हिस्से में बढ़ोतरी हो जाए, तो यह माना जाएगा, अच्छा किसके, एग्जिस्टिंग पार्टनर के हिस्से में बढ़ोतरी हो जाए, देन सच इंक्रीज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज गेनिंग रेशो। तो ये हिस्सा जो बढ़ रहा है उसको गेनिंग रेशो कहेंगे। आ गई बात समझ में? हिंदी वाले इसको वो कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। चलें आगे बढ़े। ये इसका डिफरेंस है, ध्यान दे। डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो
एंड गेनिंग रेशो. डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. सेक्रीफाइसिंग रेशो वही मीनिंग है द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस टू द न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर को के लिए जो त्याग किया गया, सेक्रीफाइस किया गया, वही सेक्रीफाइसिंग रेशो है. गेनिंग रेशो क्या है? ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द शेयर रिसीव्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर. कोई पार्टनर फर्म में था, अब बंदा दुनिया छोड़ के चला गया, डेथ हो गई, तो वो जो उसका हिस्सा छूट गया है वो हिस्सा रिमेनिंग में बट जाएगा. उसका हिस्सा रिमेनिंग में बट जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो असेट्स लग रखी है वो भी, जो उसकी कैपिटल लग रखी है वो लोग बांट लेंगे, ऐसा नहीं है. मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा जो छोड़ गया, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो उसका हिस्सा बनता था वो अब पुरानों में बटना चालू हो जाएगा. इस वजह से पुराने गेन करने लग जाएंगे. तो जो मर गया या जो रिटायर हो गया वो अपना हिस्सा छोड़ जाता है, शेयर छोड़ जाता है. सर हिस्सा छोड़ जाता है मतलब, अरे हिस्सा छोड़ जाता है मतलब जो उसको अभी तक मिला करता था प्रॉफिट के रूप में अब तो नहीं मिलेगा ना, तो वो तो अब पुरानों में बंटना चालू हो जाएगा जो रह गए हैं. और अगर रिटायर हुआ है या डेथ हुई है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई होगा, या फिर रिटायर हुआ है तो वो खुद जाते जाते अपना जो बैलेंस शीट में कैपिटल लगा है, जो असेट्स में उसका इन्वेस्टमेंट लगा है, वो सारा पैसा तो लेकर के जाएगा ना, वो उसको तो पेमेंट दे देंगे. मैं यहां प्रॉफिट की हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि अपना हिस्सा छोड़ गया मतलब पूरा एकदम दान दे गया पुराने पार्टनरों को या बचे हुए पार्टनर को, ये नहीं बात बोल रहा हूं. बात समझ गए? प्रॉफिट की हिस्सेदारी जो बटा करती थी अब अभी तक, वो अब पुरानों में बटने चालू हो जाएगी. तो उस पुरानों को जो बचे हुए रिमेनिंग पार्टनर है उन लोगों को अब बढ़ता हुआ हिस्सा मिलेगा, क्योंकि उसका हिस्सा भी अब इसको मिलने लग जाएगा. सिंपल सी बात है यार, अगर कोई चीज है वो 4 लोगों में बटती थी, एक प्लेट हलवा है वो 4 लोगों में बटता था, एक मर गया, अब 3 लोगों में बटेगा, तो बताओ ज्यादा बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा. मैं यही समझाना चाह रहा हूं. अच्छा, मर गया तो अपनी असेट्स एंड कैपिटल तो छोड़ गया वो, तो असेट एंड कैपिटल में जितना पैसा फंसा है वो पैसा फर्म देगी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगी. बढ़े आगे. टाइम ऑफ कैलकुलेशन. सेक्रीफाइसिंग रेशो कब निकलता है? जब कोई बंदा आता है फर्म में. तो सुनो, 3 पार्टनर थे, चौथा नया आया. अब नया आया तो जो चीज अभी 3 लोगों में बटा करती थी वो अब 4 में बटना चालू हो जाएगी. तो बताओ जो 3 को पहले मिला करता था वो अब 4 में बटेगा, तो 4 लोगों में बटने से उन 3 लोगों को तो नुकसान ही होगा ना. वही बात, एक प्लेट हलवा है, अब वो हलवे को पहले 3 लोग खाते थे मिलके बराबर बराबर बांट के, अब 4 लोग खाएंगे तो उन 3 के हिस्से हलवा कम आएगा कि नहीं आएगा? यही समझाना चाह रहा हूं. आ रहा है समझ में? हलवा सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ गया तुम्हारे? तो मम्मी को बोलो घर पे बनाएगी और आपको खिलाएगी. आपका एग्जाम आ रहा है, जरा दिमाग तेज करो जरा, ठीक है. ऑन डेथ ऑफ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए तब गेनिंग रेशो निकलेगा. वही बात, बंदा छोड़ के गया तो अब वो पैसा, वो जो प्रॉफिट शेयर है वो अब रिमेनिंग में बटेगा, तो वो गेन करने लग जाएंगे. ठीक है. अच्छा, निकलता कैसे है? तो सुनो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका है ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो. क्लियर? गेनिंग रेशो निकालने का तरीका है न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दो. न्यू माइनस ओल्ड और ओल्ड माइनस न्यू.
ये निकालेंगे अपन, न्यूमेरिकल करेंगे ना जब निकालेंगे, अभी थ्योरी समझ लो। क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा का ऐसा छाप देना एग्जाम में, ठीक है, लिख देना। इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज इन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सेदारी जो हो जाता है उसमें क्या आ जाता है? डिक्रीमेंट आ जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के। 3 थे, चौथा आया, तो वो 3 के हिस्से जो पहले बटा करता था अब वो छोड़कर 4 में बटेगा, तो 3 लोग अपना अपना हिस्सा छोड़ेंगे, त्याग करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो उनके प्रॉफिट की हिस्सेदारी क्या होगी? कम होगी। इधर आओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। 4 थे, एक चला गया, तो बचा हुआ हिस्सा जो है वो तीनों में फिर बटना चालू हो जाए। पहले 3 जो पाया करते थे वो तो पाएंगे ही पाएंगे, जाने वाले का भी अब इनको मिलेगा। आई बात समझ में? आई थिंक सभी समझ में आ रहा होगा। मेरी क्लास अच्छी लगी तो जरा लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चे? आपके कमेंट से मुझे मनोबल मिलता है और हम अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है? चलें आगे बढ़े। हाउ इज गुडविल एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन? सुनो बच्चा, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, the partners receiving the share of profit compensate the sacrificing partner by the amount of proportionate amount of goodwill। मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले 4 पार्टनर थे, अब क्या हुआ? एक 5वें पार्टनर को और एडमिट किया, तो 4 पार्टनरों ने अभी तक फर्म चलाई, मिलकर चलाई। थोड़ा इधर ध्यान दें। जैसे ये एक फर्म है, इसमें ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर, 3 पार्टनर हैं। ये फर्म चलाते चलाते इनको हो गए 10 साल। 10 साल से ये फर्म चला रहे, बहुत मेहनत करी, फर्म को अच्छे मुकाम पर लेकर गए हैं और अच्छा नाम कमाया है साहब। हर कोई इस फर्म का हिस्सा बनना चाहता है। मिस्टर डी नाम का व्यक्ति थोड़ा कैपेबल व्यक्ति है। ABC ने भी विचार किया, यार इसको अपने फर्म में जोड़ना अच्छी बात है, थोड़ा जोड़ना चाहिए। क्या है कि इससे और अपने बिजनेस को हाइक मिलेगा और बिजनेस इंप्रूव होगा, डेवलप होगा। तो डी पार्टनर को एडमिट करने का डिसीजन लिया। क्या होगा? अब सुनो, विचार करो। इस फर्म के आसपास की सराउंडिंग पर ध्यान दो। इस फर्म के आसपास की सराउंडिंग मतलब वातावरण। मैं वातावरण तो बोल रहा हूं, और इसी वातावरण में मौजूद समाज, हमारी सोसाइटी जो इस फर्म से जुड़ी है और इस फर्म को एज अ कस्टमर क्या देती है? सेल देती है। कस्टमर इसके यहाँ आते हैं, खींचे चले आते हैं। तो इन्होंने 10 सालों में एक बहुत अच्छी क्या कमाई है? इज्जत कमाई है। क्या कमाई है? इज्जत कमाई है। और इसी इज्जत को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। बोलो जी, क्लियर है? गुडविल कहते हैं। अब मेरे बेटा, जब ये फर्म पहले थी तो ये लोग 3:2:1 में अपना हिस्सा बांटा करते थे। डी नया पार्टनर बनने को तैयार है, एकदम गेट पे आके खड़ा हो गया, मुझे पार्टनर बना लो, वो भी तैयार है, ठीक है आपको जयमाला पहनाएंगे और आपको पार्टनर बनाएंगे। उसके बाद इनका रेशो मान लो 3:2:1:1। हाँ, ये रेशो हो जाएगा।
तो इससे क्या होगा, पुराने पार्टनरों में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। अब पुराने पार्टनरों को दर्द भी होगा। क्यों दर्द होगा? भैया 10 साल से मेहनत करी है तीनों ने मिलके, नया बंदा आया तुरंत पार्टनर बन गया, तो वो जो गुडविल है, जो छुपी हुई है, जो दिखाई तो देती नहीं है, इंटेंजिबल असेट्स है, उसमें भी वो हिस्सेदार बन गया। तो वो जब हिस्सेदार बन गया तो एबीसी के पेट में दर्द हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी मेहनत पर मौज उड़ाने नया बंदा आ चुका है, क्योंकि वो कस्टमर खींचे चले आएंगे अगर फर्म की तरफ, तो अब आने वाले समय में डी को भी इसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। तो जिस समय एडमिशन हम कर रहे उस समय इस गुडविल का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अकाउंटिंग के तरीके हैं गुडविल को एडजस्ट करने के, वो करने पड़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि एबीसी जितना हिस्सा अपना छोड़ रहे हैं, जितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उतने हिस्से में उनको कंपनसेशन मिल जाए। जिन जिन को सेक्रीफाइस हो रहा है वो लोग इस गुडविल में अपना कंपनसेशन पा जाए, ताकि बाद में जब डी प्रवेश कर जाए तो बाद में जब बिजनेस चलाया जाए तो किसी को दुख नहीं हो कि ठीक है भाई, गुडविल जो हमने कमाई थी अभी तक उसका एडजस्टमेंट हो चुका, कर लिया हमने। जो हम नुकसान हो रहे थे, जिन वजह से नुकसान पा रहे थे, वो नुकसान की हमने भरपाई करवा ली, कंपनसेशन करवा लिया। यही चीज करनी पड़ेगी गुडविल के एडजस्टमेंट में। सेम बात एबीसी पार्टनर पहले 3-2-1 के रेशो में बांटा करते थे, रेशो अब 1-1-1 के रेशो में बांटना चाहते हैं। बताओ कौन सा केस है? चेंज इन पीएसआर वाला केस है। अब बेटा मेरे प्यारे ध्यान दो, इन तीनों ने मिलकर 15 साल फर्म चलाई है। 15 साल हम खूब मेहनत करी भैया, पूरी जवानी खपा दी इसमें। फर्म अच्छी मुकाम पर पहुंच गई, अच्छा प्रॉफिट दे रही साहब। अभी तक 3-2-1 में बांटते थे हिस्सा, पीएसआर चेंज करने का मन बनाया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म करने का मन बनाया। तो जब पीएसआर चेंज हो जाएगा तो वाजिब सी बात है इनमें से कोई ना कोई बंदा सेक्रीफाइस करेगा और कोई ना कोई बंदा गेन करेगा। कोई ना कोई बंदा सेक्रीफाइस करेगा, कोई ना कोई बंदा गेन करेगा। गेन करेगा उस वो तो मनी मन लड्डू फूटेंगे, मनी मन खुश होगा कि अरे वाह, पहले कम मिलता था अब हिस्सा ज्यादा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो, उसके तो दिल दुखता रहेगा और दुखता ही रहेगा। वो बोलेगा अरे साहब, पहले तो मुझे अच्छा ज्यादा हिस्सा मिला करता था, पीएसआर चेंज कर देने की वजह से मुझे अब कम हिस्सा मिलेगा। तो फिर इस केस में भी इन्होंने जो 15 सालों में गुडविल बनाई है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे होता है ये अभी नहीं बता रहा हूं, बस समझो, आगे बताऊंगा गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है। ठीक है बड़े? तो वाजिब सी बात है हमें सेक्रीफाइसिंग करने वाले पार्टनर को फायदा देना पड़ेगा, और जो गेन कर रहा है
उससे लेना पड़ेगा। तू आज खुश हो ले, गेन करने वाले पार्टनर, तू आज खुश हो ले, लेकिन अभी रुक, एडजस्टमेंट करवा गुडविल का, फिर तू जितना हिस्सा पाने गेन कर रहा है ना, उतने हिस्से से हम एक बार एक काम करते, गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते, आपसे उतना पैसा लेकर सेक्रीफाइसिंग करने वालों को दे देते। ऐसे तरीके हैं, आगे पढ़ेंगे गुडविल एडजस्टमेंट के। अभी बस कंसेप्ट दिमाग में भरते जाओ बस। चलो फिर बताओ सर और। अरे भैया एक फर्म, फिर से 3 पार्टनर ABC, 15 साल से बिजनेस चलाया, अच्छी फर्म चली, C मर गया या रिटायर हो गया, C छोड़ के चला गया। तो बताइए यहां पर गुडविल बनी इतने सालों में, बहुत सारे लोग बहुत पुरानी पुरानी फर्म लेके बैठे हैं, गुडविल बनी हुई है, नाम से लोग जानते हैं उसको, तो लोग खींचे चले आते हैं उनके पास। तो ये कस्टमर किस वजह से आता है? इस गुडविल की वजह से ही तो आता है। अब ये C चला गया, भगवान का बुलावा आया तो चला गया, या फिर खुद के मन से चला गया? मतलब खुद के मन से चला गया मतलब रिटायर हो गया दुनिया छोड़ के चले जाए, ऐसा तो कोई मन से जान ही नहीं सकता कि कब जाने वाला हूं, तो कभी भी चले जाएगा चलिए आइए। तो बेटा जब ये जाएगा तो ये अपना हिस्सा लेकर जाएगा, तो ऐसे केस में भी हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जाते हुए वाले पार्टनर को गुडविल में हिस्सेदारी निकालनी पड़ेगी और वो हिस्सेदारी उसको देनी पड़ेगी। मरते हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गुडविल में हिस्सेदारी जितनी उसकी बनती है वो देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। तो मैं ये बात कह सकता हूं, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। कर लोगे? ठीक, आगे बढ़ते। तो हमने यहां पर बात करी हाउ इज गुडविल एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है? तो सुनो, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, the partners receiving the share of profit compensate जो बंदे, जो पार्टनर रिसीविंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पा रहे हैं, कलर बदल दूं जरा इसको, जो पा रहे हैं वो क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो बंदा हिस्सा छोड़ रहा है उसके फेवर में, जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देना पड़ेगा गेनिंग पार्टनर के द्वारा द अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल देना पड़ेगा। ये थ्योरी है, न्यूमेरिकल जब इसका करेंगे, जब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये बात हो जाएगी। अभी सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो, गौर करके सुनो, बात समझ गए? बढ़ जाए आगे। चलो अब ये तो भी समझा दिया मैंने। चलो, किस प्रकार गुडविल को फर्म के पुनर्गठन के समय, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। गुडविल आनुपातिक रूप से क्या करेंगे? मुआवजा देते हैं उसको, कंपनसेशन देते हैं। ठीक है, आगे। What treatment is made regard existing assets and liability in case of reconstitution of partnership firm? What accounting records are made in this regard? आओ समझो, समझो रे मुन्ना समझो। बच्चे ध्यान देना। बेटा एक बात बताओ, बैलेंस शीट आप सभी ने पढ़ी है, बैलेंस शीट पढ़ी होगी। इस साइड असेट्स आती है, बोलो आती है कि नहीं?
इस साइड लाइबिलिटी आती है, फिर अमाउंट लिख देते हैं और अमाउंट लिख देते हैं, ये बैलेंस शीट बन जाती है साहब। बैलेंस शीट के अंदर आप फिक्स असेट लिखते हैं, तो फिक्स असेट्स में जैसे लैंड है, जैसे बिल्डिंग है, जैसे कार है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इधर लाइबिलिटी है तो सुनो, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, कोई लेंडर्स हैं, बोले तो अनसिक्योर्ड लोन, बच्चे एक बात ध्यान देना, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के 5 केस बताए मैंने। पीएसआर बदल जाए, चेंज इन पीएसआर, किसी का एडमिशन हो जाए, किसी की डेथ या रिटायरमेंट हो जाए, किसी की इंसॉल्वेंसी हो जाए, या फिर फर्म अमलगमेट हो जाए, 5 केस बताए हैं मैंने। जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब असेट एंड लाइबिलिटी को रीवैल्यूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूड करना पड़ेगा। अब ये क्या है सर? अरे रीवैल्यूड इसलिए करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि जब फर्म चालू करी थी तो ये लैंड मैंने खरीदी थी मात्र 1 लाख रुपए में, अब ये हो गई है 10 लाख रुपए की। ये बिल्डिंग भी भाई मैंने बनवाई थी, तो इसमें मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे आज से 10 साल पहले। अब इसकी कीमत साहब, बिल्डिंग की कीमत केवल 8 लाख बची है। कार 5 साल पहले खरीदी थी भैया 5 लाख रुपए की, आज इसकी कीमत इसकी 3 ही लाख बची है। प्लांट एंड मशीनरी मैंने 10 साल पहले खरीदी थी साहब 8 लाख रुपए में, अब इसकी कीमत 5 ही लाख बची है। पार्टनर पहले पीएसआर जो बांटते थे कुछ अलग रेशो में बांटते थे, अब रेशो बदल रहे हैं, तो बताओ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो फिर आने वाले समय में वो नए रेशो से प्रॉफिट बांटेंगे। तो ये जो मुनाफा और लॉस जो इसमें छुपा हुआ है, इस मुनाफे और लॉस का भी तो एडजस्टमेंट होना चाहिए ना। क्या मुनाफा और लॉस बच्चे? लैंड पहले 1 लाख की थी, अब 10 की हो गई, तो 9 लाख का फायदा है। इन 10 सालों में 9 लाख का फायदा है। बिल्डिंग पहले 10 की थी, 8 की हो गई, 2 लाख का नुकसान है। कार पहले 5 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई, 2 लाख का नुकसान है। प्लांट एंड मशीनरी पहले 8 लाख की थी, अब 5 की हो गई, 3 लाख का नुकसान है। तो ये जो नुकसान और ये जो फायदा, हम पुराने रेशो से अभी तक काम करते 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 आज पहुंचे हैं इस मुकाम पर, और आज आके तुम बोलते हो कि फर्म को नए रेशो पर ले आओ, रिकॉन्स्टिट्यूट कर लो, तो फिर ये पहले, सबसे पहले ये जो छुपे हुए लॉस और मुनाफा है, पहले इसका एडजस्टमेंट करके दो। तो इनके एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसी के लिए हमें असेट एंड लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना पड़ जाता है। असेट एंड लाइबिलिटी को, असेट का रिवैल्यूएशन होता है और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है। हो सकता है 10 साल पहले कोई असेट और किसी मूल्य पर खरीदी थी, आज उसकी मूल्य कुछ और हो चुका है, तो फिर ये फायदा क्या होगा? ये फायदा भी तो हमारा प्रॉफिट है, इस फायदे का भी तो एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब आप और हम जैसे अकाउंटेंट पता लगाएंगे, कोई पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो असेट एंड लाइबिलिटी को रिवैल्यूड कर लो, क्योंकि पहले वैल्यू कुछ और थी, अब वैल्यू कुछ और है। तो रिवैल्यूएशन इसलिए जरूरी है। आ गई बात समझ में?
आई थिंक सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ो इसको, स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ाऊं मैं आपको। आओ, ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, assets and liability of a firm are revalued. The basic reason behind revaluation of asset and liabilities is that the assets and liabilities which appear in the balance sheet at the time of reconstitution may notice a change in their values. उनकी वैल्यू बदल सकते हैं, मतलब बदल गई होगी आज की तारीख में। जमीन खरीदी थी 10 साल पहले 1 लाख रुपए में, आज हो गई 10 लाख की। पहले 3 पार्टनर थे, अब चौथा आ रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो चौथा भी आके हिस्सेदार बन जाएगा, तो उस जमीन के हिस्से में वो भी हिस्सेदार बन जाएगा। तो आज बांटने पे आ जाए तो वो 10 लाख बटने में 10 लाख में वो असेट बिक जाएगी, तो वो भी हिस्सेदार बन जाएगा। तो इसीलिए एडमिशन देने से पहले रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ले लो और अपनी कैपिटल इंक्रीज कर लो, वैसा इफेक्ट ले लो। इफेक्ट होता कैसे है वो आगे समझाऊंगा। रिवैल्यूएशन होता क्या है, क्या अकाउंट कैसे बनता है, उसके इफेक्ट कैसे आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, वो सब आगे आने वाला है। आप बस वीडियो के साथ बने रहे मेरे साथ, ठीक है। तो देखो, बैलेंस शीट में जो अपीयर है असेट लायबिलिटी, उसके वैल्यू बदल जाते हैं। इट मे बी पॉसिबल दैट value of certain assets may have increased and that of certain assets may have decreased. उसकी वैल्यू या तो कम हो गई होगी या तो वैल्यू बढ़ गई होगी। Similarly, values of certain liability may have increased or decreased. कोई लाइबिलिटी भी बढ़ सकती है, कोई लाइबिलिटी कम भी हो सकती है। कोई लाइबिलिटी ऐसी थी जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, वो बाद में जब हम एडमिशन देने आए किसी पार्टनर को, तो एक बंदा दौड़ा दौड़ा आया, भैया मेरे को तुम्हारे से पैसे लेने हैं भैया, वो बिल भी दिखा रहा और मैं तो रिकॉर्ड करना भूल गया था। अचानक से पता लग गया, अरे यार ये लाइबिलिटी भी देनी बाकी है। आई समझ में। या फिर कोई लाइबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जो दुनिया छोड़ गई, उसका ना कोई घर परिवार है, उसको देना बाकी था पैसा, हमारी बैलेंस शीट बता रही थी, लेकिन वो दुनिया छोड़ गया, अब किसी को देना बाकी नहीं है। तो ये भी मुनाफा हो गया फर्म के लिए, क्योंकि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई आया भी नहीं, पैसा लेने आ भी नहीं रहा। वो पता लगा है तो भैया वो अकेला, उसके तो सभी परिवारों के कई एक्सीडेंट में चले गए थे, वो बाद में फिर अपने यहाँ पर लेंडर्स या क्रेडिटर बना हुआ जरूर था, लेकिन उसका दुनिया में कोई है नहीं, तो वो जब चला गया सब छोड़ छाड़ के चला गया। तो लाइबिलिटी पे ऑफ ना करके राइट ऑफ भी की जा सकती है। आई समझ में। तो आओ, सिमिलरली वैल्यूज ऑफ सर्टेन लाइबिलिटी मे हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। सिमिलरली values of certain liability may have increased or decreased. It may also be possible that these changes may have taken place before reconstitution, but their effects may not have been recorded in the books of account. बहुत अच्छी बात बोल दी, सुनो। हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं साहब। कोई असेट्स अगर आप मार्केट वैल्यू पर दिखाना चालू कर दो ना बैलेंस शीट में, तो उसका मतलब ये होता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइजेबल बेसिस पर बना रहे हैं, कि आप बिजनेस को लिक्विडेट करना चाहते हैं और आप अब रियलाइजेबल वैल्यू पर उसको शो करने जा रहे हैं। जबकि हमारे स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि असेट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होना चाहिए, जितने पर आपने खरीदी करी है उसी पर। क्योंकि अभी बेचने का प्लान नहीं है, बेचने का अनुमान लगा रहे हैं कि आज बिजनेस बेच दें तो कितनी असेट वसूल करके दे सकती है। बेचने का प्लान जिस दिन कर लेंगे उस दिन तुम रियलाइजेबल वैल्यू पर असेट लिखना, लेकिन आज बस अनुमान लगाना। जिस दिन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे पीएसआर में चेंज हो जाए, चाहे एडमिशन हो जाए, चाहे रिटायरमेंट हो जाए, चाहे डेथ हो जाए, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो तब तब आप केवल एक अनुमान लगाएं कि साहब
इतने की पहले असेट थी, आज बेचूंगा तो कितने की जाएगी, कितना मुनाफा कितना घाटा। इतने की लाइबिलिटी पहले थी, अब उसको पे ऑफ करना है तो कितना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है या करना ही नहीं है, मुनाफा हो रहा कि फ़ायदा हो रहा, ये मुनाफा हो रहा कि या नुकसान हो रहा, ये चेक कर लो। तो बस उसका एक फिगर निकाल के बताओ, फिर उस फिगर को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के जरिए एडजस्ट कर दो। रिवैल्यूड करना नहीं है, असेट को बुक्स में रिवैल्यूएशन नहीं करना है। बैलेंस शीट में तो वही वैल्यू दिखती रहेगी जो पहले चली आ रही है, लेकिन बैलेंस शीट इंपैक्ट नहीं होगा। बैलेंस शीट में केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जरिए इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? तो सुनो, therefore profit and loss which arises due to revaluation of assets and liability should be distributed amongst the old partner। जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ रिवेल्युएशन से, उसको ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा। मतलब सर असेट की वैल्यू नहीं बढ़ानी है, नहीं, वैल्यू नहीं बढ़ानी है, सिर्फ असेट की कितनी रिवेल्युएशन करके प्रॉफिट आ रही है, कितनी रिवेल्युएशन करके लॉस आ रही है, ये असेसमेंट कर लो, ये देख लो, और फिर उसका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के जरिए दे दो। आई समझ में? यही बातें हैं। चलो, ये सब आगे आएगा जब न्यूमेरिकल करवाएंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हिंदी वाले बच्चे उनके लिए हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चले बड़े आओ। अब अच्छा, एक बात और, सर अगर मान लो रिवेल्युएशन किया और लॉस या प्रॉफिट निकाला, तो ये लॉस एंड प्रॉफिट का इम्पैक्ट अगर हम बैलेंस शीट में देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके लिए फिर असेट्स बढ़ाकर दिखानी पड़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ाकर कम कर कर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो आने वाले समय में हमारी जो बैलेंस शीट है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद की रहेगी, तो उसमें फिर एक्चुअल वैल्यू दिखते रहनी चाहिए, तो वो एक्चुअल वैल्यू फिर उसमें दिखती रहेगी। तो कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो असेट एंड लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन में काम आती है। तो जब जब रिवैल्यूएशन करना है तो कुछ जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, तो वो क्या है वो हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, देखना मेरे बच्चे, द फॉलोइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय निम्नलिखित जर्नल एंट्रियां करनी पड़ेगी। असेट बढ़े इंक्रीज हो जाए, 1,00,000 की थी 10 की हो गई, बुक में तो 1,00,000 पर आ रही है, अब इसको 10 बनाना है, कैसे करेंगे? असेट को डेबिट कर दो, क्या कर देंगे? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बताओ असेट इंपैक्ट हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। सर अभी तो आप बोल रहे थे असेट और लाइबिलिटी, असेट की वैल्यू चेंज मत करना, ऐसा पार्टनर डिसाइड कर लें कि हमें नहीं चेंज करनी, हम कैपिटल अकाउंट के जरिए ही इफेक्ट ले लेना चाहते हैं, तो फिर वैसा कर लें, और नहीं तो फिर असेट्स की वैल्यू बदल दें, चेंज कर दें। ओके, आगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू घट गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अगर वैल्यू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़े तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हो जाए तो फिर लाइबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
फिर रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बांटना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, और लॉस इन रिवैल्यूएशन तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर समझ में नहीं आया, समझो, इधर समझाता हूँ। बेटा एक बात समझना, असेट जो होती है ना, असेट असेट हमेशा डेबिट में बढ़ती है और क्रेडिट में कम होती है, ठीक है। और लाइबिलिटी जो है ना वो क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। कहां पढ़ा? 11 क्लास का बेस है ये, 11 का क्लास हम लेके आएंगे जब आपको बताएंगे, ठीक है। असेट बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो। मेरे बेटा अभी मैंने आपको बताया जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब रिवैल्यूएशन होगा। तो रिवैल्यूएशन करते समय हमें देखना है कोई असेट बढ़ तो नहीं गई, कोई असेट कम तो नहीं हो गई। बढ़ी है तो फिर उसके लिए असेट को डेबिट करो, कम हुई है तो असेट को क्रेडिट करो। अच्छा, बढ़ती है तो मुनाफा होता है और मुनाफे सारे क्रेडिट होते हैं, तो उन मुनाफों को हम एक अलग अकाउंट में खोल के रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। कम हो जाए असेट का वैल्यू तो नुकसान है और सारे नुकसान डेबिट होते हैं, तो हम फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो समझो, अगर असेट्स बढ़े एक मिनट है, चलो, इंक्रीज हो जाए तो आपको क्या करना है? असेट को अकाउंट को डेबिट करना है, असेट अकाउंट डेबिट, ओके। और फिर अब फायदा है तो फायदा हमारा कहां जाना चाहिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एक नया अकाउंट खुल जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फायदे सारे क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट में डाल देना। वैसे ही अगर असेट कम हो तो असेट कहाँ कम होती है? क्रेडिट में। तो ऐसे केस में लॉस रिकॉर्ड करना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देना और टू असेट अकाउंट कर देना। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हुई थी, याद है, तो हम एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। वैसे ही लाइबिलिटी में कोई क्रेडिटर था जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, दौड़े दौड़े आया, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन ही आया और आके बोला मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, तो वो लाइबिलिटी जनरेट हुई साहब एकदम से। तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी जनरेट होना नुकसान है फर्म के लिए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, ऑल लॉसेस डेबिट, और टू लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी बढ़ा देंगे। अच्छा, कोई कोई क्रेडिटर ऐसा था जो दुनिया छोड़ गया, उसको पैसा हमारे देना बाकी था, अब बंदा हम ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा, दुनिया छोड़ गया, कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे केस में फायदा हो गया साहब, अब पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो लाइबिलिटी बुक्स से कम कर दो। तो लाइबिलिटी बुक्स से कम करने का अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। अब साहब सुनो, यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, इन सब का नेट इफेक्ट निकाल लो। क्रेडिट क्रेडिट जोड़ दो, डेबिट डेबिट जोड़ दो, क्रेडिट से डेबिट घटा दो, क्रेडिट ज़्यादा आए तो मुनाफा हुआ, डेबिट ज़्यादा आए तो नुकसान हुआ।
बस इसी मुनाफे और नुकसान को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के जरिए इफेक्ट दे दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो सुनो, क्रेडिट क्रेडिट जोड़ा, क्रेडिट क्रेडिट जोड़ा, 100 रुपए का टोटल लाया। डेबिट डेबिट जोड़ा, 80 रुपए का टोटल आया। तो 20 रुपए फायदा हो गया। ये 20 रुपए का फायदा हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो मुनाफा बांटने की एंट्री क्या होगी? तो सुनो, क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, क्रेडिट से डेबिट घट गया। अब ये जो 20 रुपए बैलेंस बचा है, क्रेडिट बैलेंस बचा है, तो ये क्रेडिट को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर जितने हैं सब में ये 20 रुपए को उनके पीएसआर रेशो में बांट देना। ये हो गया रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट का बंटवारा। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, अगर ऐसा हो जाए, कैसा? अगर डेबिट साइड बड़ा आ जाए, डेबिट डेबिट जोड़ा, 200 रुपए आया, डेबिट का टोटल बड़ा है। क्रेडिट क्रेडिट जोड़ा, वो मेरे पास 150 रुपए आया है। ये देखो, ये डेबिट, ये डेबिट। डेबिट किसको इंडिकेट करता है? डेबिट इंडिकेट करता है साहब लॉस को। तो डेबिट से हुआ है लॉस, और क्रेडिट किस चीज को इंडिकेट करता है? मुनाफे को, प्रॉफिट को। तो ये जो लॉस हुआ ना मेरे बेटा, ये 50 रुपए का लॉस, ये भी पार्टनर में बढ़ जाएगा। तीनों के, जो भी पार्टनर है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, तीनों में बढ़ जाएगा। तो फिर जब मुनाफे की एंट्री ये कर सकते हो, तो लॉस की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। लॉस से उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 50 रुपए। और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? सुनो, डेबिट बड़ा है क्रेडिट से, तो बचा बैलेंस डेबिट का, और इसी डेबिट को खत्म करना पड़ेगा, इसलिए इसको कर देंगे हम क्रेडिट। बोलो, बात समझ में आई क्या? सबको आ रही समझ में? चलो, ऐसा करना है साहब। तो ये देखो, ये एंट्रियां वही बता रखी है। असेट बढ़े तो ये एंट्री, असेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट कम हो जाए तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू असेट। लाइबिलिटी बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कम हो जाए तो लाइबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर अब ये प्रॉफिट कैसे आया? तो प्रॉफिट वैसे आया, मैंने अभी जैसा बताया, क्रेडिट क्रेडिट जोड़ो, डेबिट माइनस करो, क्रेडिट क्रेडिट जोड़ो, डेबिट माइनस करो। जो क्रेडिट बड़ा आ जाए तो ये मुनाफा है, और मुनाफे की एंट्री में पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया है। अच्छा, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन। लॉस कब आएगा? अच्छा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों चीजें नहीं आ सकती। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कब आएगा? जब डेबिट बड़ा हो। डेबिट डेबिट जोड़ो, क्रेडिट माइनस करो, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, डेबिट बड़ा आ जाए तो यहाँ पर डेबिट ही बचेगा। डेबिट मेरे लॉस को रिप्रेजेंट करता है, नुकसान को रिप्रेजेंट करता है, और नुकसान मेरे पार्टनर की कैपिटल को कम करता है, इसलिए पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट किया है। क्लियर है?
और फिर रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके। बोलो, आई बात समझ में? आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए फिर आज के लिए बस इतना ही। और बच्चे, आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन भी बच्चों का मार्च में एग्ज़ाम है उनके साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनके लिए ये बेनिफिशियल हो। और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। अकाउंट्स को लेकर कोई भी तकलीफ़ हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। इस संडे 9 तारीख और आने वाले नेक्स्ट कमिंग संडे डाउट सेशन रखा गया है। इसी वीडियो में जो नंबर ब्लिंक हो रहा है उसमें आप कांटेक्ट करके डाउट सेशन के लिए मेरे साथ में मिल सकते हैं। अपनी सीट बुक करवाइए। टाइम कंफर्म आप उसी नंबर पे कर लीजिएगा कितने बजे डाउट सेशन रहेगा। ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपका दोस्त, आपका मित्र वेद प्रकाश आर्य बना हुआ हूँ आपके साथ। थैंक यू।